नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बंगाल के रण में गृह मंत्री अमित शाह ने धमाकेदार एंट्री की है। एंट्री धमाकेदार इसलिए है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, टीएमसी के प्रभावशाली नेता और बंगाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने हजारों समर्थकों के साथ अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी का जाना टीएमसी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वो बंगाल में पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते रहे हैं। शुभेंदु न सिर्फ ममता सरकार का हिस्सा रहे बल्कि पार्टी के कैडर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रही। अब ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी ममता बनर्जी की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सबसे अहम बात यह है कि उन लाखों के विधायकों ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जहां बीजेपी की हालत लोकसभा चुनाव में कमजोर थी। इस लिहाज से माना जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा इससे हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। दीदी, ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। जय श्री राम। बंगाल में शाह की ममता को मात। भारत माता के जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी हुए बीजेपी के खास। शाह को मिला बागियों का साथ। क्या बंगाल में बागी खिलाएंगे कमल? ममता के साथी अब बीजेपी के साथ। बंगाल की रैली में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बंगाल राम से बनेगा काम? दर्शन, भोजन, शक्ति प्रदर्शन। तो गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचते ही वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। न सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी बल्कि सीपीआई और कांग्रेस के लिए भी आज का दिन सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम भरा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी के साथी बीजेपी के सारथी बन जाएंगे? अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। टीएमसी को झटका देने वालों में सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का ही है। और दीदी, कान खोल कर सुन लो। जय श्री राम। चुनाव से पहले ममता को मात। शाह को मिला बागियों का साथ। बंगाल की रैली में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बंगाल में राम से बनेगा काम। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में 19 दिसंबर यानी शनिवार का दिन ममता बनर्जी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस दिन उन्हें बहुत बड़ी चोट दी है। मिदनापुर की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन बड़ी बात यह नहीं थी, बड़ा था टीएमसी के कद्दावर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना। शुभेंदु अधिकारी सहित टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के एक सांसद, 9 विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक एमओएस, 13 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। रैली से पहले अमित शाह ने महामाया मंदिर में पूजा की, फिर पश्चिम मिदनापुर के बेलीजुरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसान सनातन सिंह के घर पर
दोपहर का खाना खाया। इसके बाद मिदनापुर की रैली में शाह और शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर हमले किए और दावा किया कि इस बार बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी पर जितना हमला होगा बंगाल में वो उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने केंद्र की योजना रोकी, अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला। ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला। गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो दल बदल नहीं था? उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से आज अच्छे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। माँ, माटी, मानुष के नारे को हफ्ता वसूली में ममता ने बदल दिया। एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो माँ, माटी, मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? माँ, माटी, मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। अब शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के मायने समझिए। शुभेंदु अधिकारी का 65 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार राजनीति में है। पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के सांसद हैं। पिता टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। भाई देवेंदु अधिकारी भी सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से ममता को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, अब वो समझिए। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में गहरा प्रभाव रखते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी आज तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने से अब तस्वीर बदल सकती है। दरअसल तमाम वो जिले जो रूरल बंगाल का हिस्सा हैं, वहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है। हालांकि बीते वक्त के साथ बीजेपी और टीएमसी दोनों का ही वोट शेयर यहां पे बढ़ा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 8.3% था और एक सीट मिली थी, जबकि 2016 में यह बढ़कर 10.16 हो गया और बीजेपी के खाते में 3 सीटें आईं। वहीं 2011 में टीएमसी के पास करीब 39% वोट शेयर था और 194 सीटें हाथ लगी थी। 2016 में यह बढ़कर करीब 45% हो गया और सीटों की संख्या बढ़कर 211 हो गई। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में 17% वोट शेयर आया था और सीट मिली थी 2, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर करीब 40% हो गया और सीटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो 2014 में टीएमसी के खाते में करीब 40% वोट शेयर थे और सीटों की संख्या 34 थी, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते वोट शेयर बढ़कर करीब 44% हो गया और सीटें बढ़कर 22 हो गई। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता ही ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और ममता को हराएंगे। उन्होंने कहा कि यहां अमित शाह को चुनाव नहीं लड़ना है, बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहां चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि ममता का सोनार बंगला का सपना बीजेपी साकार करेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार 200 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की सियासत किस करवट बैठती है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के खेमे में भगदड़ मची है, ये लाभ देने वाला शुभ संकेत नहीं लगता। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी ममता को बंगाल में घेरने के लिए बिसात बिछा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी रैलियों में
बीजेपी पर हमलावर है। अपनी एक रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं की तुलना चंबल के डकैत से कर दी। सुनिए जरा। বাইরের গুন্ডা বহিরাগত সব চম্বলের ডাকাত বাংলায় চলে এসেছে কিছু চম্বলের ডাকাত আর কিছু বহিরাগত গুন্ডা। बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि अगर बंगाल में राजनीति चमकानी है तो वहां की संस्कृति, परंपरा और नायकों का सम्मान जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी का हर नेता अपनी रैलियों में हिंदुत्व कार्ड या हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना नहीं भूलता। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार करता है जहां बंगाली अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और नायकों का पुरजोर समर्थन और सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ सियासी दल भी शुरू से ही इस मुद्दे को भुनाते रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड या हिंदू राष्ट्रवाद के मुकाबले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बांग्ला राष्ट्रवाद को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि उनका ये फैसला कितना कारगर होगा। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है कि बंगाल के लोगों में अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और नायकों के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही और जज्बा बहुत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में अपने नायकों का सम्मान करने और उन पर गर्व करने की परंपरा आजादी से भी पहले से चल रही है। बंगाल के विभाजन से पहले वो चाहे विद्रोही कवि नजरुल हों, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर या समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जितना सम्मान मिलता रहा है वो दूसरे राज्यों में वहाँ के नायकों के लिए कम ही देखने को मिलता है। अपने नायक तलाशने और उनको सम्मानित करने की इसी परंपरा के तहत दुनिया के किसी भी देश में बसा कोई बंगाली मूल का व्यक्ति अगर अहम उपलब्धि हासिल करता है तो मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों में उसे अपना बताते हुए हीरो बनाने की होड़ मच जाती है। ये बात दिगर है कि वो शख्स कभी बंगाल नहीं आया हो या दशकों पहले विदेश में बस गया हो, उस पर अखबारों के पन्ने रंगे जाते हैं और कई दिनों तक टीवी कवरेज चलती है। नायकों को लगभग पूजने की इस परंपरा में अमर्त्य सेन से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी समेत कई लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। इस मामले में सबसे ताजा मिसाल बांग्ला अभिनेता सौमित्र चैटर्जी हैं। उनके निधन पर स्थानीय अखबारों और चैनलों में जैसी व्यापक कवरेज हुई, देश में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो वही बंगाल चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी की पार्टी की। इस बार ओवैसी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से ममता को नुकसान होगा और बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। कभी ममता को शिखर तक पहुंचाने वाले मुस्लिम वोटर कैसे इस बार उनकी मुसीबत बढ़ाने वाले हैं, इस रिपोर्ट से समझिए।
बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। ममता अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के बूते 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान से तमाम समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी? तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कहा कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए एआईएमआईएम या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की काट के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है, और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनावों से पहले गठजोड़ का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं। बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तरह से धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन तेज हुआ है, उसमें ओवैसी की मौजूदगी खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, लाख टके के इस सवाल का जवाब तो चुनावों के बाद मिलेगा, लेकिन राज्य में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना बेहद अहम है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम थे। अब ये आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद ये लोग धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो गए। 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता को सत्ता मिली, लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहाँ चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर कोल माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। कुल मिलाकर इस प्रदेश को बचाना है अगर, तो हमें ममता जी से और भाइकों से इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा, उन्हें अपदस्थ करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। बीजेपी की चुनावी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का बंटना बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कहते हैं, हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी बी या सी टीम की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने बूते यहाँ 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी के ट्रायंगल पॉलिटिकल फ्रंट से मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे और जातिगत वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज।
तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल के सियासी मौसम की। अब हम आपको बताते हैं कि देश में मौसम का मिजाज कैसा है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। जी हां, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में और भी ठंड बढ़ेगी। ये मौसम विभाग की ओर से साफ कहा गया है। 2 डिग्री से भी नीचे आएगा दिल्ली का तापमान, यानी कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, ठंड से बचने की जरूरत है। और वाकई जब अब ये हालत है तो 2 डिग्री के नीचे अगर तापमान आता है तो किस तरह के हालात होंगे ये भी आपने देखा। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए हम मौसम का मिजाज भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है और दिल्ली में किसान आंदोलन भी चल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी ठंड में किसान आंदोलन है, किसान वहां पर बैठे हैं तो हालात कैसे होंगे। बावजूद इसके सरकार अभी वार्ता का इंतजार कर रही है। गाजियाबाद की आप तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं श्रीनगर की तस्वीर, जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और ऐसी ठंड में हमारे सैनिक सीमाओं की चौकसी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम पर्यटक भी वहां पर पहुंच चुके हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, गुरेज की तस्वीरें और शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सफेद चादर इस वक्त थम गई है, रुक गई। दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले कुछ वक्त में ठंड और शीतलहर और बढ़ सकती है। लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, जिसका असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। दिसंबर का महीना है और नए साल तक यानी 31 दिसंबर तक पारा और लुढ़केगा, जिसके बाद शीतलहर से लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीती रात दिल्ली का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके आगे चलकर और गिरने की आशंका है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं, जहां पर लोग सर्दी से बचने के लिए अपने उपाय तलाश रहे हैं। आप देखिए, सुबह के वक्त अगर चाय की चुस्की हो जाए तो उससे थोड़ी बहुत ठंड दूर भाग सकती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग सुबह के समय चाय पी रहे हैं। दूसरा उपाय क्या है, वो है अलाव ताप कर सर्दी को दूर भगाना। तो आप देख सकते हैं कि लोग अलाव भी ताप रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है। रात को जो लोग रोड पर सोते हैं या फिर सुबह के वक्त अपने ऑफिस जाते हैं, उन्हें इस तरह से ज्यादा गर्म कपड़े इस समय पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि कोहरा भी है, लेकिन आज थोड़ा कम है। जो भारी भरकम कोट है वो पहना हुआ है। इस तरह के मफलर पहनकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कोहरा जरूर है, लेकिन वो सुबह के वक्त होता है और राहत ये होती है कि दिन होते होते थोड़ी बहुत धूप निकल आती है। और जब धूप निकलती है तो थोड़ी सी गर्माहट का एहसास जरूर होता है। कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस मौसम से खुद को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार जब मौसम बदलता है, कभी सर्दी कभी गर्म, तो उससे खांसी जुकाम और बुखार ये सब आपको घेर सकता है। तो इससे बचने की जरूरत है। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना है और खुद को इस सर्दी से भी बचाना है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार शीतलहर जारी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण इसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिख रहा है। और न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है और 2-3 दिन से लगातार शीतलहर का कहर दिल्ली में बरस रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3-4 दिन ऐसा ठंड देखने को मिलेगा देश की राजधानी दिल्ली में। और बर्फबारी होने के कारण जो आस पड़ोस के पहाड़ी राज्यों हैं, वहां पे न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने के कारण दिल्ली में इसका असर साफ तरीके से दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर काफी महसूस हो सकती है। लगातार जो दिल्ली के निवासी है वो ठंड से जूझ रहे हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर भी है, उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लगातार दोहरी मार देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को महसूस हो रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। देश के लोकतंत्र की सबसे पुरानी गवाह है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर कुछ चंद चेहरे इसमें बचे हैं। चर्चाओं की चक्कर घिन्नी घूम करके फिर से उन्हीं चेहरों पर आकर टिक जाती है। आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहले कभी न हुआ। जी हां, बैठक में बात राहुल गांधी के नेतृत्व पर हुई। सहमति इस बात पर बनी कि राहुल के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच किसी तरह का कोई भी असंतोष नहीं है। खास बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए जिन्होंने 4 महीने पहले ही सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे।
तो क्या ये कांग्रेस में फिर से एक बार राहुल युग की शुरुआत है? और आखिर क्यों कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द चर्चा की सुई गांधी परिवार पर आकर ही टिक जाती है? कांग्रेस की मौजूदा और भविष्य की राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस का मंथन, लगातार हार के बीच कांग्रेस का चिंतन, कांग्रेस के मंथन से फिर राहुल निकले। चुनावों में हार पर हार ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसने देश पर 60 सालों से ज्यादा राज किया। जब किसी पार्टी के पास इतना लंबा अनुभव हो और वो पहले केंद्र की सत्ता से बेदखल हो और फिर एक एक करके राज्यों से भी बेदखल होने लगे तो सवाल उठने लाजमी है। चुनाव में एक के बाद एक हो रही हारों का ही असर था कि पार्टी में कलह मच गई। उन नेताओं ने आलाकमान पर सवाल खड़े कर दिए जिनकी वफादारी की मिसालें दी जाती थी। शायद यही वजह थी कि पार्टी को 2 मोर्चों पर मिल रही चुनौती के बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में एक तरफ सोनिया ने नाराज नेताओं को करीब करीब मना लिया तो दूसरी ओर राहुल राज पार्ट 2 की बिसात भी बिछा दी। कांग्रेस में अंदरूनी विरोध को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी ने सभी उन नेताओं को 10 जनपद पर बुलाया जो कांग्रेस के कार्यकाल और शासन में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और बड़े पदों पर कांग्रेस पर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस के वर्किंग का विरोध कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर विरोध किस बात का था। विरोध इस बात का था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है। बार बार पार्टी के वर्कर्स की मांग कर रहे थे कि एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनाइए। राहुल गांधी किसी बाहरी व्यक्ति यानी गांधी परिवार से बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के नेता इस पर राजी नहीं थे। केसी वेणुगोपाल जिनको जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उनके भी कामकाज से पार्टी के बड़े नेता संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए विरोध के स्वर उठ रहे थे। आज सोनिया गांधी ने ऐसे स्वर को उठाने वाले जितने भी नेता थे सबको बुलाया, साथ बैठाया। इस पूरी बैठक में केसी वेणुगोपाल मौजूद नहीं थे। दरअसल इस बैठक को इसलिए बुलाना जरूरी था क्योंकि लगातार नेता पब्लिक डोमेन में कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे। आज सोनिया गांधी ने साफ कहा कि आप जितने भी नेता हैं वो सब परिवार के सदस्य हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि पार्टी एक साथ काम करे, अध्यक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा ये चुनाव तय करेगा, लेकिन पार्टी अगर साथ आएगी तो अच्छा होगा। मतलब कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उन्हें ही एक बार फिर से पार्टी की कमान मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों पार्टी बार बार राहुल की तरफ ताकती है? कांग्रेस पार्टी में टूट का खतरा, कार्यकर्ताओं की परिवार में आस्था, सोनिया को किसी और पर कम भरोसा, सोनिया गांधी की तबीयत खराब होना, पार्टी के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाना। बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि अगर फरवरी में, जो कि चुनाव के लिए बिल्कुल तय समय माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव उस समय होगा, उसकी प्रक्रिया भी कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी ने शुरू कर दी है, तो सबने एक स्वर में कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह डिमांड उठाई कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, पार्टी को लीड करना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसमें सहमति जताई कि हाँ, आने वाले समय में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए और पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ही सबसे बेहतर विकल्प है इस समय अध्यक्ष बनने के लिए। यानी एक बात बिल्कुल साफ थी कि जितने भी विरोधी आए थे इस मीटिंग में, उसमें एक चीज कॉमन थी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में करीब करीब राहुल के नाम पर मोहर लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान की देरी है। खास बात यह है कि बैठक में गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 23 नाराज नेताओं ने राहुल के नाम पर सोनिया के सामने विरोध नहीं किया। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष पद के अलावा आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। पार्टी को और मजबूत करने से लेकर आने वाले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति हो, इस पर भी चर्चा हुई।
5 घंटे चली लंबी मैराथन में ये बिल्कुल साफ हो गया कि आने वाले समय में पंजाब या राजस्थान में कहीं चिंतन शिविर होगा, जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा जहां नेता अपनी बात रखेंगे। क्या दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ही बातचीत होगी। राहुल गांधी ने बैठक के अंदर साफ कहा कि अगर किसी भी नेता के पास कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है या फिर पार्टी की फंक्शनिंग से नाराज है तो वो सीधे राहुल गांधी से मिल सकता है। इस पर सब लोगों ने अपनी सहमति जताई और स्वागत किया कि अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी इस बैठक में साफ कहा कि सर्कुलर, चिट्ठी, पत्री से पार्टी नहीं चलती, जमीन पर उतरिए, कांग्रेस को मजबूत करिए। पीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सबकी निगाहें सोनिया, राहुल और प्रियंका पर थी। गांधी परिवार के इन 3 सदस्यों ने क्या बोला, आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ने मीटिंग में कांग्रेस को अपना परिवार बताया और आगे फिर चिंतन के लिए शिविर लगाने की सिफारिश की। प्रियंका गांधी ने राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करने पर जोर दिया, तो वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने पर काम करने की अनुशंसा की। सोनिया गांधी ने मीटिंग की शुरुआत में ही कहा कि आप सब परिवार की तरह हैं। आखिर ये मीटिंग कैसे और किसने बुलाई, इसमें अहम भूमिका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ की थी, जिसने सभी विरोधियों से बातचीत करी और ये बैठक बुलाई। अब तक कोविड पीरियड में कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई थी। पहली वन-ऑन-वन मीटिंग थी जिसमें सभी लोग मौजूद थे, सबको एकजुट किया गया। तो इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जो रुतबा अहमद पटेल का पार्टी में था वही आने वाले समय में कमलनाथ का होगा, यानी एक नया पावर सेंटर कांग्रेस में जो पूरे कांग्रेस को एक साथ लेकर चलेगा। शनिवार को कांग्रेस के हुए मंथन और चिंतन से एक बात साफ हो गई है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस का भविष्य है और उससे इतर पार्टी कुछ नहीं, क्योंकि ये इतिहास है कि जब जब गांधी परिवार के हाथ से पार्टी के छूटने की बात हुई, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गहरे घाव ही मिले। इंडिया न्यूज के लिए रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट। मौसम में तो कोहरा है ही और कांग्रेस संगठन में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती है। समझने की कोशिश करेंगे। रोहित पुनेटा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, एक बात हम जानना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर में विरोध राहुल गांधी का हुआ तो राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर यह हुआ कि गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी अध्यक्ष होना चाहिए, और बैठक में भी जब राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। बात नहीं बनी और घूमकर वो सारी जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर आ गई। अब सोनिया गांधी पर जिम्मेदारी आने के बाद फिर इंतजार किया जाता रहा कि शायद गांधी परिवार के अलावा कोई व्यक्ति होगा, और अब घूमकर सारी बात फिर राहुल गांधी पर आ गई। क्या यह माना जाए कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं? बिल्कुल, देखिए मनोज, आपने बिल्कुल जो 2 लाइन में बात कही यही परफेक्ट बिल्कुल बात है कि पार्टी को बांध कर रखने में गांधी परिवार अब तक सक्षम रहा है और ये बात इतिहास दर्शाता भी है। हालांकि जिस बात का आपने जिक्र किया, जब जुलाई में रिजल्ट आए थे लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे 2019 के, उसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और ये बात भी राहुल गांधी ने ही कही थी, जिसको प्रियंका गांधी ने भी बैक किया था कि नहीं भाई, अगला जो अध्यक्ष है वो नॉन गांधी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर सोनिया गांधी को बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया गांधी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और बीच में अवेलेबिलिटी ना राहुल गांधी की हो पा रही थी ना प्रियंका गांधी की हो पा रही थी। इसका एक एग्जांपल हमने देखा था जब राजस्थान में बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई थी। जो सचिन पायलट की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि राजस्थान में जो दिक्कतें हैं उस पर सुनने वाला कोई नहीं है। सोनिया गांधी के पास समय नहीं मिल पाता है बातचीत के लिए, राहुल गांधी के पास समय नहीं होता है बातचीत के लिए। उस वक्त भी एक नाराजगी जाहिर की गई थी और उसके बाद ही एपिसोड हुआ था अगस्त में, जब जो पार्टी के 2004 से लेकर 2014 तक जो थिंक टैंक हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा उन्हें एक लेटर लिखना पड़ा था। देखिए, सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने या कोई गांधी अध्यक्ष बने, उन लोगों का भी सवाल यह था कि एक लीडरशिप होनी चाहिए, कम से कम एक लीडरशिप रहेगी तो एक गाइडेंस प्रॉपर रहेगी। इसका नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा है। अभी हमने देखा बिहार में चुनाव हुए, बिहार में देखिए पिछली बार 19 सीटें थी कांग्रेस की, गिरकर इस बार 7 सीटें कांग्रेस की बिहार में रह गई हैं। लेकिन अब आगे इस तरह का संकट ना हो, यह पार्टी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आगे की दिशा कम से कम तय हो सके। क्योंकि देखिए, आने वाला जो चुनाव है, आप रहे रोहित हमारे साथ रहे। एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं हम दर्शकों को। 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे हुए। कांग्रेस नेतृत्व से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के जरिए खुलकर सामने आई। सोनिया गांधी की कोशिशों से भले ही असंतोष को टाल दिया गया हो, लेकिन अहम मीटिंग में कपिल सिब्बल जैसे नेता की गैर मौजूदगी से
आप मामले की गंभीरता समझ सकते हैं। साफ है कि राहुल गांधी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाली आवाजें कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के भीतर से भी आती रही हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार का जिक्र जब जब होता है, आरजेडी कांग्रेस पर चुटकी लेना नहीं भूलती और अब ये प्रहार खुलकर हो रहा है। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी से पुत्र मोह त्यागने की अपील कर दी है। देखिए रिपोर्ट। फिर राहुल युग की ओर कांग्रेस, अंदर से बाहर तक मचा घमासान। कांग्रेस की कमान फिर राहुल के हाथ में आने वाली है, लेकिन ना तो ये विरोधियों को पचता है और ना ही सहयोगियों को, क्योंकि राहुल के नाम पर विरोधी जहां कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं, वहीं सहयोगी कांग्रेस के इस हालात के लिए राहुल को ही कसूरवार ठहराते हैं। कांग्रेस की खिसकती जमीन को लेकर महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी ने अब सवाल किए हैं। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को बिना पतवार की नाव बताया और सोनिया गांधी से पुत्र मोह त्यागने की अपील की। देखिए, बहुत चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी की हालत से। वैसे हम लोगों ने कांग्रेस विरोध की राजनीति से, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लोहियावादी हम समाजवादी रहे हैं, तो गैर कांग्रेसवाद जो है उसी पार्टी ने शुरू किया था। लेकिन आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और जिस तरह से वो सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को या संविधान के प्रावधानों को तिलांजलि देकर शासन चला रही है, उससे ये लगता है कि साहब ये लोकतंत्र को और संविधान पर भारी खतरा है। तिवारी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राहुल की क्षमता तक पर सवाल खड़े कर दिए। और क्या कहा शिवानंद तिवारी ने, आपको बताते हैं। राहुल में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। जनता की छोड़िए, कांग्रेस के लोगों का ही उन पर भरोसा नहीं है। सोनिया जी देश हित में पुत्र मोह का त्याग करें, लोकतंत्र बचाएं। हालांकि शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की बैठक से पहले ये बातें कही, लेकिन गांधी परिवार पर सवाल उठते ही कांग्रेस ने भी हमला करने में देर नहीं की। उल्टे तिवारी पर बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों का आरोप बढ़ा। तिवारी का बयान अनुचित और उकसाने वाला है। आरजेडी नेतृत्व तिवारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। आरजेडी शिवानंद तिवारी को तत्काल पार्टी से निकाले। कांग्रेस की अहम मीटिंग के दिन एक तरफ सहयोगियों ने पार्टी पर हमला बोला, तो वहीं अंदर भी खींचतान नजर आई। पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रभारी रुचि गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने इस्तीफे का संदेश साझा करते हुए रुचि गुप्ता ने लिखा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कई महीनों से संगठन में बदलाव लंबित हैं, लेकिन संगठन महासचिव की वजह से हो रही इस देरी के कारण संगठन का नुकसान हो रहा है। मौजूदा हालात में ये संभव नहीं है कि बार बार कांग्रेस अध्यक्ष तक बात ले जाई जाए। भले ही एनएसयूआई की प्रभारी ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से नाराज होकर इस्तीफा दिया हो, लेकिन इस्तीफे के लिए जिस दिन को उन्होंने चुना वो एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी सवाल है कि इन चुनौतियों से राहुल कैसे निपटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि राहुल गांधी के लिए आगे चुनौतियां तमाम रहेंगी। भले ही हम ये कह रहे हैं कि राहुल युग की शुरुआत क्या फिर से एक बार कांग्रेस में हो रही है। हम आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर रोहित पुनेठा लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रोहित, प्रियंका गांधी का नाम भी बार बार आता है और एक तो ये बहस रहती है कांग्रेस के भीतर कि क्या सिर्फ गांधी परिवार का कोई व्यक्ति ही नेतृत्व संभालेगा, क्या वही अध्यक्ष बनेगा। एक बहस ये भी होती है, जब भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेसी प्रियंका गांधी की तरफ देखते हैं। इस बैठक में भी कांग्रेसियों ने
जब तक चर्चाएं तमाम की होंगी, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि देखिए अब सर्कुलर से काम नहीं चलेगा, अब चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलेगा, जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है अभी कांग्रेस के लिए। तो प्रियंका गांधी की भूमिका आगे कैसे रहेगी और जमीन पर कैसे कांग्रेस मजबूत हो? देखिए, मुझे लगता है कि शुभ्रा फ्रंट पर राहुल गांधी ही रहेंगे, क्योंकि ठीक है, भले ही उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल उठते रहे हों, लेकिन चूंकि पार्टी लीडरशिप जो बाकी इस मीटिंग में इस बात पर सहमत हुई है कि राहुल गांधी को फेस रहना चाहिए पार्टी का, कम से कम एक बंदा सेंटर पॉइंट हो जिससे बाकी लोग संपर्क कर सके। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अभी तक भी पर्दे के पीछे उनकी सलाहकार की भूमिका निभा रही थी, वो मुझे लगता है अभी भी सलाहकार की भूमिका में रहेंगी राहुल गांधी के लिए। लेकिन यहां से जब राहुल गांधी इलेक्ट होते हैं कांग्रेस में एज ए प्रेसिडेंट, तो चुनौतियां होंगी। चुनौती एक नहीं है शुभ्रा, चुनौतियां होंगी बहुत सारी राहुल गांधी के सामने। एक तो चुनौती है ही, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने इस टाइम रिवाइवल का संकट है, हम अच्छे से जानते हैं। अब तमिलनाडु के चुनाव है, केरल के चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव है, फिर उत्तराखंड का चुनाव आ जाएगा, यूपी का चुनाव आ जाएगा। तो एक बैक टू बैक अब चुनाव है, इनमें परफॉर्म करना होगा पार्टी को, ये एक चुनौती है राहुल गांधी के सामने। और दूसरी जो चुनौती है सबसे बड़ी, वो जो शिवानंद तिवारी के बयान से जुड़ी हुई है, वो ये है कि राहुल गांधी, ठीक है कांग्रेस अपनी बैठक करेगी, कांग्रेस अपना इलेक्शन करेगी, राहुल गांधी को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेगी कांग्रेस, लेकिन क्या जो एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, जो पूरा विपक्ष एक यूपीए है, यूपीए में कुछ और लोग अगर शामिल होते हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? ये इस पर बहुत बड़ा सवाल है। देखिए महाराष्ट्र में संकट हुआ जब बीजेपी और शिवसेना के बीच में टकराव हुआ था, उस वक्त अगर सोनिया गांधी नहीं होती तो शायद हो सकता है कि ये परिस्थितियां नहीं बनती, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती। शरद पवार क्या राहुल गांधी से सलाह मशवरा करेंगे, इस बात को लेकर भी सवाल है, क्योंकि बाकी जो लीडर हैं, बाकी सहयोगी दलों के, वो राहुल गांधी से एक्सपीरियंस में भी बहुत ज्यादा ऊपर हैं, राजनीति में भी राहुल गांधी से ज्यादा अनुभव रखते हैं। तो ये भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक बार फिर से आगे किया है, लेकिन भारतीय राजनीति, देश की राजनीति यही कहती है कि जनता की नब्ज के हिसाब से अगर आप माहौल को समझ रहे हैं तो आगे बढ़िए, वरना आप पीछे हट जाइए। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और देश के सड़क से लेकर संसद तक चर्चा यही होती है कि विपक्ष में मोदी के बराबर कौन खड़ा है और मोदी के सामने है कौन। विकल्प में अगर इस तरह की चर्चा होगी तो शायद कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और शुभ्रा, यही एक कारण है कि सत्ता में बैठी बीजेपी को फायदा मिलता है और विपक्ष फिलहाल कमजोर दिखाई देता है। बिल्कुल। और अगर ये कांग्रेस में राहुल युग की शुरुआत है तो क्या इससे देश की राजनीति और खासतौर से बीजेपी की सियासी मुहिम पर असर पड़ेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक वंशवाद के मुद्दे को कांग्रेस की तरह निशाना बनाया है, उससे तो बीजेपी के लिए राह आसान ही लगती है। इसकी एक बानगी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिली। गौर से सुनिए। अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने, ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। आज देश में, देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए। आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया।
और शायद यही कारण है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि इस देश की राजनीति और राजनीतिक पार्टियों की फहरिस्त को उठाकर देखेंगे तो वहां पर परिवारवाद, वंशवाद आपको दिखाई देगा। और कांग्रेस की स्थिति भी वही है, जहां से चली थी वापस वहीं आ गई। तो इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।